हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2008 के एग्जाम में से है और ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आपको एक प्रोग्राम गिवन है जो किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए लिखा गया है। यानी कि मान लो यूजर ने एंटर किया ए बी सी, तो ये प्रोग्राम इसी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा, यानी कि सी बी ए प्रिंट हो जाएगा। बट द थिंग इज ये प्रोग्राम इनकम्प्लीट है, यहाँ पे 2 लाइंस मिसिंग है जिनकी जगह पे ए और बी लिखा है। आपने बताना है कि ये ए और बी क्या होना चाहिए कि ये प्रोग्राम सही से काम करे। ये रहे 4 ऑप्शंस। अब इस प्रोग्राम में आप देखो, यूजर से इनपुट कहीं पे भी नहीं मांगी जा रही और आउटपुट कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं की जा रही। देखो, ये जो प्रिंटएफ है ये एक्चुअल आउटपुट देने के लिए नहीं है। ये प्रिंटएफ सिर्फ इसे स्क्रीन पे दिखाएगा कि यूजर से कहा जा रहा है कुछ एंटर करो। फिर इस प्रिंटएफ की मदद से लाइन चेंज हो रही है। यहां पे आपने एक फंक्शन कॉल किया जो कि है रिवर्स, और फिर इस प्रिंटएफ में आपने फिर से लाइन चेंज की। यानी कि जो स्ट्रिंग एक्चुअली हम रिवर्स करके दिखाना चाह रहे हैं वो कहीं पे भी प्रिंट नहीं हो रही, और जहां पे हम यूजर से इनपुट मांगना चाहते हैं वो भी इस प्रोग्राम में कहीं नहीं है। यानी कि मेजर पार्ट ऑफ द कोड इसी फंक्शन के अंदर होगा, क्योंकि ये 3 लाइंस में तो हम यूजर को सिर्फ ये बता रहे हैं कि कुछ एंटर करो, बट एक्चुअली उसे एंटर करवाने के लिए ये फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है, फिर उसे रिवर्स करने के लिए भी यही फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, फिर उसे दोबारा स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए भी यही फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। यानी कि इस प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोड ये रहा। यहां पे इनपुट ली जाएगी, उसे रिवर्स किया जाएगा और उसे दोबारा डिस्प्ले किया जाएगा। यानी कि यहां पे प्रिंटएफ और स्कैनएफ होना चाहिए इनपुट लेने और वापस डिस्प्ले करने के लिए, या पुटकैर और गेटकैर होना चाहिए। ओके, इन ऑप्शन से आपको पता चल रहा है कि हम काम करेंगे पुटकैर और गेटकैर के साथ। अब अगर आप ये सोचो कि ऑप्शन ए आंसर होगा, तो इस फंक्शन में दोनों जगह पे गेटकैर ही है। यानी कि ये फंक्शन इनपुट ले तो सकता है बट कभी भी आउटपुट डिस्प्ले कर ही नहीं पाएगा, और इस पूरे प्रोग्राम में ही कहीं पे भी प्रिंटएफ या पुटकैर होगा ही नहीं अगर आप इसे आंसर मान लो। ओके, तो ये पूरा प्रोग्राम सिर्फ आउटपुट ले पाएगा, यानी कि ये प्रोग्राम कोई काम का नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन ए रिजेक्टेड, पैरेलली ऑप्शन बी भी रिजेक्टेड, ऑप्शन सी भी रिजेक्टेड, आंसर बचा ऑप्शन डी। सी कैसे रिजेक्ट किया? क्योंकि सी को अगर आप आंसर मान लो तो इस फंक्शन में पुटकैर तो है, यानी कि आउटपुट स्क्रीन पे दिखा तो पाएगा बट ये कभी भी इनपुट नहीं लेगा, तो ऑप्शन सी भी गया। यानी कि ये रहा आपका आंसर। ओके, अब ये तो शॉर्टकट मेथड था बट हमने इस प्रोग्राम को अच्छे से समझना है। हमें पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली रिवर्स कर कैसे रहा है। ओके, हाँ, बट एग्जाम में आप ऐसे शॉर्टकट्स जरूर यूज करना। ओके, एनीवेज स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, स्टैक पर मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा। ये रहा मेन फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ओके, अब मेन फंक्शन यहां से स्टार्ट होगा तो स्क्रीन पर यूजर को दिखेगा एंटर टेक्स्ट, फिर लाइन चेंज हो जाएगी और फिर ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन कॉल होगा मींस उस फंक्शन के लिए, जो नया फंक्शन कॉल हुआ है उसके लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो जाएगा। अब कंट्रोल जाएगा उस फंक्शन की फर्स्ट लाइन में, यानी कि इंट सी डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये रहा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसका नाम है सी। नेक्स्ट लाइन में कंडीशन चेक हो रही है। अब हमें इफ के अंदर जो लिखा है वो नहीं पता। कॉमन सेंस ये कह रही है कि यहां पे हमें एक इनपुट मांगनी चाहिए, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो हमारे पास 2 ही जगह है जहां पे हम इनपुट मांग सकते हैं या आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। अब बिना इनपुट मांगे यहां पे आउटपुट तो प्रिंट कर नहीं सकते, तो यहां पे इनपुट मांगना कॉमन सेंस कह रही है। ओके, दूसरी बात यह है कि इफ में एक कंडीशन होगी। ओके, यहां इस फंक्शन में एक ही वेरिएबल है जिसमें एक रैंडम गार्बेज वैल्यू होगी, तो कोई कंडीशन पहले ही चेक करने का सेंस नहीं बनता। यानी कि हमें पहले इसमें कोई वैल्यू सेव करवानी पड़ेगी, तभी हम इस वेरिएबल पर कंडीशन चेक करेंगे। ओके, तो यहां पे हो सकता है 2 काम हो रहे हों, इनपुट भी मांगी जा रही है और इनपुट मांगने के बाद कंडीशन चेक हो रही है। ओके, और आप ऑप्शंस में देख सकते हो यहां पे इनपुट मांगी जा रही है ऑप्शन ए में, बट ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि जो भी इनपुट हम मांग रहे हैं उसे कहीं सेव ही नहीं किया जा रहा। गेटकैर लिखा यानी कि प्रोग्राम एक इनपुट लेगा और जो भी की यूजर ने एंटर की ये गेटकैर फंक्शन उसे रिटर्न कर देगा।
बट हमने उसे कहीं सेव ही नहीं किया, यानी कि यूजर ने जो भी की एंटर की आपको वो कभी नहीं पता चलेगा। ओके, तो इसने जो भी रिटर्न किया उसे सेव करना पड़ेगा, यानी कि ये तो दोबारा से रिजेक्ट हो गया। बट इस क्राइटेरिया के हिसाब से ऑप्शन बी आंसर हो सकता था, बट ऑलरेडी आपको पता ये रिजेक्टेड है, क्योंकि ऑप्शन बी में गेटकेयर ने जो भी रिटर्न किया हम उसे सी में सेव तो करवा रहे हैं, यानी कि हमें इनपुट क्या है ये तो पता चलेगा। ओके, अब देखो ये रिजेक्टेड है आपको पता है, तो सीधा इसी ऑप्शन की बात करते हैं। यहां पे यूजर ने जो भी एंटर किया वो सी में सेव हो जाएगा। तो इस ए ने यूजर से एक इनपुट ले ली और अभी भी हमने ए को पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया। ओके, मान लो यूजर ने टाइप किया कैपिटल पी, सो आपने एंटर कर दिया ये, तो गेटकेयर रिटर्न करेगा कैपिटल पी जो कि सी में जाके सेव हो जाएगा। ओके, इतना पार्ट आप एग्जीक्यूट कर चुके हो। अब उसे कंपेयर किया जा रहा है बैकस्लैश एन के साथ जो कि सेम नहीं है, तो कैपिटल पी और बैकस्लैश एन दोनों अलग अलग चीजें हैं, यानी कि ये कंडीशन ट्रू आएगी क्योंकि यहां पे भी आपने ऐसा ही लिखा है कि नॉट इक्वल टू है। ओके, तो अब ये कंडीशन ट्रू आएगी, यानी कि आप रिवर्स फंक्शन को दोबारा से कॉल करोगे। ओके, तो एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप पुश होगा और जब ये फंक्शन अपनी सारी लाइंस एग्जीक्यूट कर लेगा तो हम वापस इसी पुराने फंक्शन पर आएंगे और इसकी जो लाइंस बची हुई हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि ये वाली लाइन जो कि है लाइन नंबर बी। ओके, तो यहां पे मैं इसी को याद रखने के लिए बी लिख रहा हूं। अब नए फंक्शन की बात करते हैं। अब ये कंडीशन ट्रू होने की वजह से एक और फंक्शन कॉल हुआ, वो भी फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, यानी कि इसमें भी एक सी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। फिर ये दोबारा से यहीं पर आएगा, यानी कि यही लाइन दोबारा से एग्जीक्यूट होगी। तो दोबारा यूजर से एक इनपुट मांगी जाएगी। मान लो इस बार आपने एंटर किया क्यू, कैपिटल क्यू। देखो एक डाउट आपके मन में आ सकता है कि यूजर ने सबसे पहले पी एंटर किया, पी को हम सेव करवाना चाहते हैं सी में, सी इंटीजर टाइप वेरिएबल है। ओके, अब इंटीजर टाइप वेरिएबल में कैरेक्टर्स कैसे सेव हो सकते हैं? एक्चुअली ये पॉसिबल है क्योंकि कैरेक्टर्स को सेव करने के लिए हम उनकी एस्काई वैल्यू सेव करते हैं और एस्काई वैल्यू इंटीजर है। अब सबसे पहले हमने पी एंटर किया था, तो इस फंक्शन ने सी में पी को सेव करवाना है, यानी कि सी में पी की एस्काई वैल्यू सेव होगी। तो एस्काई वैल्यू होगी, कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू होती है 65। ओके, तो पी की एस्काई वैल्यू होगी 80, यानी कि यूजर ने एंटर किया पी बट ये सी में सेव करवाएगा 80। ओके, तो इस सी में क्या प्रेजेंट है 80 जो कि एस्काई वैल्यू है कैपिटल पी की। ओके, तो मैं ब्रैकेट में पी लिख रहा हूं, एक्चुअली इस वेरिएबल में सिर्फ 80 सेव होगा। अब आपको पता है नया फंक्शन कॉल हो गया, वो भी यही लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो यूजर ने क्यू टाइप किया, यानी कि इस सी में क्यू सेव होगा। ओके, तो क्यू की एस्काई वैल्यू होगी पी से एक ज्यादा, यानी कि 81, और यहां पे मैं क्यू लिख रहा हूं। अब देखो क्यू नॉट इक्वल टू बैकस्लैश एन, ये ट्रू है। बैकस्लैश एन की एस्काई वैल्यू होती है 10 या 13, इन दोनों में से कोई एक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन सी है, प्रोबेबली ये 10 ही है। ओके, तो 10 और 81 सेम नहीं है, यानी कि ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो ये फंक्शन भी एक और फंक्शन को कॉल करेगा क्योंकि इफ ट्रू आया। अब नया फंक्शन कॉल हुआ, जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो हम इसी फंक्शन पर आके लाइन नंबर बी एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि वो लाइन बची हुई है। अब नए फंक्शन में भी फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, यानी कि यहां पे भी एक सी डिक्लेयर होगा, फिर दोबारा यूजर से इनपुट मांगी जाएगी और उसे सी में सेव करवाया जाएगा। मान लो इस बार ये आपने एंटर किया आर, कैपिटल आर, तो यहां पे क्या सेव होगा 82। आप ये इनपुट टाइप करते जा रहे हो। ओके, अब दोबारा से ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि 82 बैकस्लैश एन के इक्वल नहीं है, तो दोबारा से ये फंक्शन कॉल होगा। अब यहां पे भी सी डिक्लेयर हुआ और आप ये फर्स्ट लाइन के बाद सेकंड लाइन एग्जीक्यूट करोगे, यानी कि ये वाली लाइन। ओके, दोबारा यूजर से एक कैरेक्टर मांगा जाएगा इनपुट में। मान लो इस बार ही आपने बैकस्लैश एन ही एंटर कर दिया,
यानी कि जो कीबोर्ड पर एंटर की है वही आपने दबा दी कि अब आप और इनपुट टाइप नहीं करना चाहते, आपने जो स्ट्रिंग टाइप करनी थी वो खत्म हो चुकी है। तो इस बारी सी में है बैकस्लैश n, आपने कंडीशन लिखी हुई है अगर ये बैकस्लैश n के इक्वल नहीं है, बट एक्चुअली तो सी बैकस्लैश n के इक्वल है, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स होगी। मींस इस वाले फंक्शन में इफ की कंडीशन फॉल्स है तो आप इस लाइन को स्किप करोगे और डायरेक्टली बी पे आ जाओगे। ओके, अब ये फंक्शन और फंक्शंस को कॉल ना करके लाइन नंबर बी को एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, यहां पे भी मैं बी लिख रहा हूं क्योंकि यहां से रिटर्न करने के बाद लाइन नंबर बी बची होगी। ओके, अब इसकी बात करते हैं। ये लाइन नंबर बी को एग्जीक्यूट करेगा तो बी क्या होना चाहिए, अभी यहां पे ध्यान मत दो। देखो, जो भी यूजर एंटर करते जा रहा है हम उसे इस फॉर्म में या इस डायरेक्शन में सेव करवाते जा रहे हैं। तो पी क्यू आर और फिर एंटर, ये सेव हो चुका है। अब कॉमन सेंस कह रही है कि नीचे आते जाओ और इन्हें प्रिंट करते जाओ, दैट्स इट। तो क्यू आर पी यानी कि रिवर्स प्रिंट हो जाएगा। तो अभी ये जो भी सी में सेव्ड है अगर हम उसे प्रिंट करते जाएं तो ऑटोमेटिकली रिवर्स प्रिंट हो जाएगा। मींस यहां पे ये जो लाइन नंबर बी है ये होनी चाहिए पुट कैर जो भी सी की वैल्यू है। ओके, तो ऑप्शन में भी आप देख सकते हो पुट कैर सी ही है। अब इस फंक्शन ने अगर पुट कैर सी को एग्जीक्यूट किया तो क्या होगा, कर्सर यहां पे है, लाइन चेंज हो जाएगी यानी कि यहां पे आ जाएगा और फिर सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं इस फंक्शन के लिए, यानी कि ये पॉप हो जाएगा। ओके, दिस वन इज पॉप्ड। हम वापस आएंगे इसी फंक्शन में और एग्जीक्यूट करेंगे जो लाइन बची हुई थी, मींस लाइन नंबर बी। लाइन नंबर बी है पुट कैर सी, यानी कि इसे प्रिंट करो। अब 82 को अगर आप कैरेक्टर की तरह प्रिंट करना चाहते हो तो क्या प्रिंट होगा, कैपिटल आर। दिस इज प्रिंटेड। ओके, अब देखो इस फंक्शन ने भी सारी लाइंस एग्जीक्यूट कर दी। देखो यहां पे फंक्शन एंड हो रहा है ना, तो हम बी पर हैं यानी कि सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। ये भी पॉप हो जाएगा। हम वापस आएंगे इसके कॉलिंग फंक्शन पर और जो बची हुई लाइन थी उसे एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि पुट कैर सी। सी में इस फंक्शन के लिए है 81, तो 81 को अगर आप कैरेक्टर की तरह प्रिंट करो, 81 है कैपिटल क्यू की एस का वैल्यू, यानी कि कैपिटल क्यू प्रिंट होगा। ये भी पॉप हो जाएगा, आप यहां पे आओगे और 80 प्रिंट करोगे, पैरेलली यहां पे कैपिटल पी प्रिंट हो जाएगा, यानी कि जो भी स्ट्रिंग आपने एंटर की उसका रिवर्स प्रिंट हो रहा है। ओके, दिस इज हाउ दिस प्रोग्राम इज वर्किंग, यानी कि हम इसी स्टैक का यूज करके रिवर्स कर रहे हैं। देखो, अगर आप स्टैक में कैरेक्टर सेव करते जाओ, सपोज ये एक स्टैक है, इसमें आप x y z p सेव करते जाओ, तो इनपुट थी x y z p। अब इन्हें पॉप करते जाओ तो ये ऑटोमेटिकली रिवर्स ऑर्डर में होगा। हमने p पॉप किया, फिर z पॉप किया, फिर y पॉप किया, फिर x पॉप किया, तो आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग रिवर्स होगी। और यहां पे भी हम वही कर रहे हैं, बट हम इसके लिए अलग से कोई स्टैक नहीं यूज कर रहे, यही फंक्शन स्टैक ही यूज हो रहा है। ओके।